एवरीवन, आई एम प्राची। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए संस्कृत की बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्याकरणिक पदावली है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन से लेकर आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें से आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। हर पेपर में से बहुत आता है, जो कन्फ्यूजन है वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। बस एक बार इसको ज़रूर देखिए। मैं शुरू करती हूँ। देखिए नीचे आपको वचन के बारे में बताते हैं। वचन सबको पता है कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद आता है लिंग। लिंग भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुरुष भी सबको पता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 3 होते हैं। उसके बाद वाच्य आता है, वाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, वो भी सबने पढ़ा है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। ये जो कर्मवाच्य है ये कर्मक कहलाता है। उसके बाद आती है क्रिया, सकर्मक, अकर्मक। धातु पद, परस्मय पद, आत्मनेपद, उभय पद। परस्मय पद और आत्मनेपद ये 18 धातु होती हैं, इनको तिगंत प्रत्यय बोलते हैं। 18 तिगंत और सुबंत 2 पद होते हैं। सुबंत होते हैं 21, सु औजस, वो सब सुबंत हैं जो 21 शुभ बोले जाते हैं। और तिगंत, परस्मय पद, आत्मनेपद 9 होते हैं। इस प्रकार ये 18 हो जाते हैं और लगभग 2000 धातुएं हैं। इसके बाद आता है धातु व्यवस्था, सेट और नेट और बैट, जिसमें कि दोनों आ जाती हैं। उसके बाद आता है कारक। को कारक के बारे में बता रही हूँ और कारक के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ। ऊपर जैसे कि ये आया था आपका प्रथम पुरुष। इसको ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि अन्य पुरुष में ये क्या रूप बनेगा, तो यहाँ पर अन्य पुरुष का मतलब भी प्रथम पुरुष ही होता है। उसके बाद जो कर्तृवाच्य, सॉरी, सकर्मक अकर्मक बताया था। सकर्मक का मतलब होता है जो कर्म प्रधान धातु होती है, अकर्मक जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती। अब आते हैं कारक पर। कारक 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसमें जो संबंध है उसको कारक नहीं माना गया क्योंकि उसका क्रिया से संबंध नहीं होता है, और जिसका क्रिया से संबंध नहीं हो उसको कारक नहीं माना जाता है। इस प्रकार ये 6 कारक माने गए हैं। अब हम आते हैं विभक्ति पर। विभक्ति भी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 मानी गई हैं। और फिर आते हैं लकार। लकार होते हैं 10। लट, लिट, लोट, लट, लंग, लंग, लिट, लुंग, लेट, लुट। इसमें जो लेट, ये लेट लकार है, ये केवल वेदों में पाया जाता है। बाकी लौकिक संस्कृत में इसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि संस्कृत भी लौकिक और वैदिक के भेद से 2 प्रकार की होती है। इस प्रकार से जो वैदिक संस्कृत है उसमें ही लेट का प्रयोग होता है। और जो हमारा मेन 12 तक के लिए तो लट, लोट, लंग और ये लट, और उसके बाद ये लिंग, ये 5 लकार ही मेन रूप से आते हैं। बाकी जब आप आगे बढ़ेंगे तभी लकार आएंगे। तो बता रहे हैं कि गण कितने हैं। गण 10 माने गए हैं। भवादिगण, अदादिगण, ज्योतादिगण, देवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। इसमें भवादिगण सबसे पहले आता है, इसमें भूवादि धातुएं आती हैं, और इसमें चुरादि धातु आती हैं, वो सबसे लास्ट में आता है। और इसमें इनके अंदर कितनी कितनी धातुएं हैं ये मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये बहुत बड़ी हो रही है वीडियो, इसलिए। अब नेक्स्ट आता है सुप प्रत्यय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सुप प्रत्यय 21 है। जैसे कि तिगंत 18 हैं, ऐसे सुप प्रत्यय 21 हैं। और जब हम शब्द रूप बनाते हैं, जैसे राम के रूप बना रहे हैं या हरि के रूप बना रहे हैं, मतलब किसी भी शब्द के रूप बनाते हैं, तब हमें इन 21 सुप प्रत्ययों की जरूरत पड़ती है। और ये इस तरह से डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 7 3 से कितने हुए 21। तो इस तरह से जो पूरे 21 प्रत्यय हैं, जैसे कि हम पूरा रूप बनाएंगे तो वो 21 प्रत्ययों में विभाजित होता है। तो इसी प्रकार पहली लाइन में आता है सु और जस, दूसरी में अम और सस, द्वितीय में मतलब, तृतीया में टाम भ्याम भ्यस, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गसी भ्याम भ्यस। और फिर छठी लाइन में आता है षष्ठी में गस ओस आम, सप्तमी में गी ओस शुभ। इस प्रकार से ये रूप बनते हैं। इसके 9 भागों में विभाजित किया गया है, जो कुल मिला के 18 हो जाते हैं। अब सबसे पहले परस्मय पद देखते हैं हम, जिसमें आता है तिप, त, जी, सिप, अस्था में बस बस। अब इसमें ये सब हलंत में जो लास्ट है, जिसमें पा हलंत है, सा हलंत है, पा हलंत है, इसमें सा, पा, सा, इस तरह से इसमें पा हलंत होता है, इसमें भी पा हलंत होगा, उसके बाद इसमें भी पा हलंत होगा। और ये जो लाइन है, इसको जो एल
एल तरीके से याद करो, जो लट लकार में आती है ये लाइन, उसको जब हम एल शेप में याद करते हैं तो ये सारी विसर्ग वाली लाइन होती है। इसमें सब में विसर्ग होते हैं। जो एल लाइन है इसमें सब में विसर्ग आएंगे। देखिए इधर ती ता अंति सी था आम या आम, तो जो एल वाली लाइन है उसी में विसर्ग है। अब इसमें क्या हुआ है, तिप का ती रह जाता है, तस में सा को विसर्ग होकर ता हो जाता है, और झी को झुअंता सूत्र से अंत हो जाता है। तो इस प्रकार अंति प्रत्यय हो गया। इसमें सिप को सी रह जाता है, पा हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है, और थस में सा विसर्ग हो जाता है। इधर था ऐसे ही रहता है, फिर मिप में भी पा हलंत्यम में, और बस में सा को विसर्ग, और मस में ही सा को विसर्ग। इस प्रकार आमी आवह आमा ये रूप बनता है। लगाते हैं जब पट धातु है तो पट्टी पट्टा पठंती, पटसी पट्टा पठत, पठामी पढ़ावा पठाम, पट है, जो भी धातु है सब में इसी तरह से लगा देंगे, ये लट लगाना देंगे। तो इस प्रकार से ये इसके रूप परस्मैपद पद में बनते हैं। जो भी धातु लेंगे आप उसमें ये सब जोड़कर तिंग प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बन जाएंगे। उसके बाद इसके बाद मैं आत्मनेय पद के बारे में बता रही थी। जैसे तिगंत प्रत्यय थे उसमें एक तो था परस्मैपद पद, दूसरा आत्मनेय पद, और दोनों के ही 9 भाग हो गए। जैसे तीनों उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में हो गए 3-3, इस तरह से 9 भाग हो गए। ऐसे ही इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तीनों 9। तो अब इसमें आत्मनेय पद में देखते हैं। इसका इस तरह से बनता है ता आताम झा था साथाम धम इट वहिंग महिंग। इस तरह से ये आत्मनेय पद के रूप बनते हैं। अब स्त्री प्रत्यय के बारे में बता रही हूँ। स्त्री प्रत्यय बहुत ज़्यादा ही आते हैं, थोड़ा पूछा जाता है इनके बारे में, और ये इसके भेद जरूर याद रखिएगा। स्त्री प्रत्यय 8 प्रकार का होता है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए मैंने भी बहुत मेहनत की, अगर आपको अच्छी लग रही है, वास्तव में अच्छी लग रही है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी और वीडियो आप तक पहुँच सकें। और मैं ये तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है, बाकी और भी मैं ये मेरे पास जो शॉर्ट में इस तरह से ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पर बहुत शॉर्ट में है, जो आप लोग जल्दी पढ़ पाएँ और बहुत समझ पाएँ, उसको मैं जो छूटा हुआ है वो भी अभी डालूँगी। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो आपके करने का ये है वो आप कीजिए, बाकी मैं डाल रही हूँ। देखिएगा स्त्री प्रत्यय के 8 भेद हैं। चाप टाप डाप गीप गीज गीन ऊम पी। इस तरह से ये 8 प्रकार का स्त्री प्रत्यय होता है। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि एक एक करके बाद में इनको डिफाइन करूँगी। उसके बाद आते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर भी बोला जाता है। ये जो अंतस्थ वर्ण है इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। और ये बहुत पूछा जाता है कि जिस तरह से 4 वर्ण दे देते हैं तो उनमें एक इसका देते हैं, बाकी की कौन सा अंतस्थ वर्ण है, तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो लिख देंगे इसको। तो अंतस्थ वर्ण में आता है या वा रा ला, या वा रा ला, चारों ही हलंत होते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में भी 4 आते हैं। ऊष्म वर्ण में 4 ही होते हैं। इनकी संख्या भी याद रखनी बहुत जरूरी है क्योंकि संख्या ही पूछ ली जाती है। ऊष्म वर्ण में 4 आते हैं, शा शा सा हा। इस प्रकार से ये 4 वर्ण आते हैं ऊष्म वर्ण में। अब मैं आप लोगों को प्रत्न के बारे में बता रही हूँ। प्रत्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रत्न 2 प्रकार की होती हैं, अभ्यंतर प्रत्न और बाह्य प्रत्न। प्रत्न 2 प्रकार के होते हैं, संख्या भी पूछ लेते हैं और उनके नाम भी पूछ लेते हैं। वो होते हैं अभ्यंतर प्रत्न और बाह्य प्रत्न। अब इससे पूछा जाता है कि अभ्यंतर प्रत्न कितने प्रकार का होता है। ये 12th के लिए भी है, टेट के लिए भी है, टीजीटी पीजीटी सब में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और टेट और ख़ास तौर से ये टेट टीजीटी पीजीटी में तो बहुत ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और ऊपर कभी कभी नेट वगैरह में भी इसमें से कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। अब मैंने ऊपर अभ्यंतर बताया था 5 प्रकार का। अब बाह्य प्रत्न के बारे में बता रही हूँ। जो मैंने प्रत्न बताए थे अभ्यंतर बाह्य प्रत्न, उसमें अभ्यंतर 5 प्रकार का था, वो मैंने ऊपर बता दिया था। ईसद विव्रत और समृत और ईसद स्पृष्ट, इस प्रकार से स्पृष्ट, इस प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। फिर बाह्य आता है 11 प्रकार का, जो विवार संवार नाद घोष महाप्राण अल्पप्राण, इन प्रकार से 11 प्रकार का होता है ये। अब उसके बाद हम आते हैं स्पर्श पर। जो स्पर्श वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 25 वर्ण कहे गए हैं का से माँ पर्यंत तक। जो का से माँ पर्यंत तक हैं उनको स्पर्श की संज्ञा दी गई है। और ये 5 वर्ग भी बन जाती हैं इससे, जैसे ऐसा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस प्रकार से 5 वर्ग भी बन जाते हैं ये। और ये 25 वर्ण का से माँ पर्यंत ये स्पर्श वर्ण है। और ये सवाल बहुत तरीके से घुमा कर बहुत तरीके से पूछा जाता है
जैसे पहला का है तो इसकी क वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनको पूछा जाता है कि ये किस वर्ग से संबंधित है, तो इनको कंठ बोला जाता है। इस प्रकार से ये सबका एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इस प्रकार ये 5 भागों में विभाजित हैं। इसके बारे में एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें उच्चारण के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है एक, और उसमें बहुत ही विस्तृत वर्णन है वर्णों के बारे में। आप एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत ही काम की वीडियो है, बहुत सीमित वीडियो है, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, पर जो पढ़ा हुआ है बहुत ही काम का है, आप देख लीजिएगा ज़रूर। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, मैं आगे भी और भी वीडियो डालती रहूँगी। धन्यवाद।